हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह सीरीज हमारी 50 सुपर साइकोलॉजी मॉडल का तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं। अगर आपने 2 मॉडल पेपर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। मॉडल पेपर की ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। टोटल 50 सुपर साइकोलॉजी मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। उसी सीरीज का ये तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। इस मॉडल पेपर को देखने के साथ साथ आप अपना मूल्यांकन भी करते जाएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और क्वेश्चन को हल करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और इसी तरह आपको साइकोलॉजी के और रीड स्पेशल ईवीएस का भी मॉडल पेपर करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये तीसरा मॉडल पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, केस अध्ययन या इसको केस स्टडी भी कहते हैं, इंग्लिश में केस स्टडी भी कहते हैं। केस अध्ययन विधि के संबंध में सही नहीं है। यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह विधि बहुत जटिल होती है। यह सरल और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो केस स्टडी के संबंध में बताना है आपको। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक विधि होती है। यह विधि बहुत जटिल होती है, ये गलत है। इसका ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन हमारा सही होगा। एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ पर अगर प्रश्न में नहीं शब्द दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको अंडरलाइन कर लें, तो हमारा आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप। इसके ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, समूह वार्तालाप, व्याख्यान विधि और सृजनात्मक क्रियाकलाप। तो प्रयोगशाला विधि ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए होती है। समूह वार्तालाप जो कक्षा 3 के विद्यार्थी उनके लिए कारगर नहीं है। व्याख्यान विधि भी उच्च कक्षाओं के लिए। इसमें सही ऑप्शन होगा 4, सृजनात्मक क्रियाकलाप। यानी जो छोटे बच्चे हैं या कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे होते हैं, उनमें सृजनात्मक क्रियाकलाप अगर किया जाए तो वो उससे शिक्षण ज़्यादा प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। खेलना, गेंद फेंकना, लिखना या सोचना। तो यहाँ पर मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं कहा गया है कि मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। तो लिखना भी एक मनोगत्यात्मक गतिविधि है। गेंद फेंकना, लिखना, सोचना एक मनोगत्यात्मक विधि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4th वाला। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, घर, ऑडिटोरियम, विद्यालय एवं कक्षा। तो सही ऑप्शन होगा विद्यालय एवं कक्षा। विद्यालय एवं कक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, कला में रुचि या मंद बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन होगा 3rd वाला, कला में रुचि। कला में रुचि होना कोई बुद्धि संबंधी विभिन्नताओं से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यहाँ पर बौद्धिक वातावरण को बताया गया है कि बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे
महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ऑप्शन सही होगा, विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण ये हमारा सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध द्वारा या मूर्त चिंतन द्वारा। तो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं थी उसमें से पहला इंद्रियगामक था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। उसके बाद इंद्रियगामक को संवेदीगामक भी कहते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष, और उसके बाद मूर्त जो 7 से 15 वर्ष तक, और उसके बाद अमूर्त चिंतन है। जो 4 अवस्थाएं थी, तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्थाएं होती हैं वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा। किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है आपके पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण या वित्तीय सहायता। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य विषय से संबंधित होता है कि सिलेबस को किस तरह से रखना है। तो एनसीईआरटी का जो मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है वो पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में, क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादा से पाठ्यक्रम का निर्धारण ही करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है थकान का, आयु का, रोग का, लिंग भेद का। तो इसका ऑप्शन होगा लिंग भेद। लिंग भेद से सीखने पर कोई प्रभाव लगभग नहीं पड़ता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों या साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि लिंग भेद से सीखने पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक समान से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष है? प्रश्नावली विधि का दोष है। अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित ना हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि ना रखते हों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो होगा सेकंड यानी दूसरा, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने से आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। व्याख्यान विधि में केवल जो वक्ता जो व्याख्या करता है वही केवल अपनी बात करता है, और जो सुनता है तो वो अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं। तो ये इसका प्रश्नावली विधि का दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित होती है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो खेल विधि जिस विधि पर आधारित होती है, तो खेल विधि पूर्णतः शारीरिक और मानसिक विकास पर आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ये नहीं वाला जरूर याद रखिएगा। जैसे ही नहीं शब्द आ जाए आप उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का बताया गया है मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव या दिवा स्वप्न देखने वाला। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा, दिवा स्वप्न देखने वाला। ये बहिर्मुखी का व्यक्तित्व नहीं है, बहिर्मुखी का व्यक्तित्व नहीं है। दिवा स्वप्न वाला ये अंतर्मुखी कह सकते हो या अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्न में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। ये नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि नहीं पर विशेष ध्यान देना है। परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव और पारिवारिक क्लेश। तो मानसिक स्वास्थ्य पर अगर परिवार में गरीबी होगी तो भी बच्चे पर उसका मानसिक प्रभाव पड़ेगा। स्नेह का अभाव होगा, अगर परिवार में स्नेह नहीं है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर पारिवारिक क्लेश है तो भी। तो कक्षा में नींद आना, इससे कोई बच्चे पर मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कक्षा में नींद आना, इससे कोई मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? यह प्रेरणात्मक होती है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, यह अस्थायी होती है, यह सीखी जाती है। यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। यह हमारे आधार या हमारे व्यवहार का आधार होती है, ऐसा नहीं है। अभिवृत्ति जो होती है वो हमारे व्यवहार का आधार नहीं होती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या मानसिक विकास से। तो बालक में जो शक्तियाँ होती हैं जैसे कल्पना शक्ति है, बुद्धि है, निर्णय लेने की क्षमता, तो ये सब संबंधित होती हैं मानसिक विकास से, क्योंकि ये सब क्रियाएं मानसिक क्रियाएं होती हैं और इससे ही मानसिक शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है? सामान्य बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे या प्रतिभाशाली। उपचारात्मक शिक्षक जो विधि होती है इसमें ये समस्यात्मक बालकों के लिए होती है। उपचारात्मक जो विधि होती है वो समस्यात्मक, पहले क्या होता है, निदान किया जाता है और उसके बाद उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि समावेश करती है, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का और विचारशील चिंतन का। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, अपसारी चिंतन का। एक चीज और याद रखिएगा कि जो बुद्धि संबंधित होता है, अगर प्रतिभाशाली भी पूछा जाए तो उसमें भी अभिसारी चिंतन होता है, और अगर सृजनात्मक बालक की बात की जाए तो उसमें अपसारी चिंतन होता है। याद रखिएगा कि प्रतिभाशाली बालक में भी अभिसारी चिंतन होता है और सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना या प्रभावशाली नेतृत्व का गुण। हालांकि यहाँ पर सभी गुण ही बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है अच्छा संप्रेषण कौशल। एक शिक्षक की सबसे बड़ी कौशलता यही होती है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा कम्युनिकेशन करता है, संप्रेषण करता है। ये एक शिक्षक का सबसे अच्छा गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर या शिक्षक केंद्रित। यहाँ पर भी नहीं बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 20, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? देखा होगा कुछ लोगों की आंखें नीली या भूरी या काली होती हैं, तो ये किसके कारण होता है? वातावरण के कारण, आनुवंशिकता के कारण या हार्मोन्स के कारण या समाज के कारण। तो इसका ऑप्शन सही होगा बा, या सेकेंड ऑप्शन कह सकते हो,
अनुवांशिकता, ये अनुवांशिकता के कारण ही होता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म ही होता है तभी उसकी आंखें काली, भूरी, नीली या अन्य तरीके की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोज जो शब्द है ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इन्होंने दो अवस्थाएं बताई थी, एक इरोज जिसको हम कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति, और एक दूसरी अवस्था बताई थी जिसमें मरण मूल प्रवृत्ति से था, लेकिन इसका हमारा सही ऑप्शन होगा जीवन मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 22, मनोग्रस्त बाध्यता विकृत एक मनोविच्छेदी विकृत है, समायोजन विकृत है, चिंता विकृत है या काय प्रारूप विकृत है। तो मनोग्रस्त बाध्यता एक चिंता विकृत है, इसका ऑप्शन हमारा सा वाला सही होगा, ये एक चिंता विकृत है। क्वेश्चन नंबर 23, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो अहम जो होता है वो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा होता है, अहम जो होता है वो वास्तविकता पर निर्भर करता है या वास्तविकता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादन थे। विकासात्मक अगर कार्य पूछा जाए तो इसके प्रतिपादक हैं हैविगस्ट, ऑप्शन बा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत कौन श्रेणी का है, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणवादी या इनमें से कोई नहीं। तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी में आता है, ऑप्शन बा हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन है हमारे बंडोरा और वाल्टर, डालर्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स और युंग। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंडोरा और वाल्टर। सामाजिक अधिगम के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे प्रेक्षण का सिद्धांत है, मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता। तो हमारा ब ऑप्शन सही होगा, मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है वो बुद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है, प्रसार क्षेत्र, माध्यिक, औसत विचलन या मानक विचलन। तो हमारा सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है, मेरीफील्ड, टोरेंस, कोल एंड ब्रूस और केंट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा टोरेंस। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने के रचनात्मक सूचक हैं। तो हमारा इस ऑप्शन सही हो, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसी तरह आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।